Assalamu alaikum everyone. 30 students have been connected with us, and today's lecture's topic is grounds for खुला provided under law. अगर आप खुला को डिस्कस करें, बेसिकली हमने इस आज के जो इस रूटीन के लेक्चर में एक दो टॉपिक्स डिस्कस करने थे, डाइवोर्स और खुला। उसके बाद हमने कस्टडी पे जाना था, लेकिन जो है क्योंकि बीच में थोड़ा गैप भी आया, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है, तो उसकी बेसिस पे थोड़ा सा हमारा आगे पीछे, लेकिन एक सीक्वेंस हम ऑलमोस्ट वही लेके चल रहे हैं। तो डाइवोर्स और खुला का जो है कल के लेक्चर में सर अहमद जो हैं आपको प्रॉपर इन डिटेल बताएंगे, लेकिन जनरली डाइवोर्स या खुला में क्या फ़र्क है। डाइवोर्स मतलब तलाक के जो मोड्स हैं, उस 5 काइंड ऑफ जो भी मोड्स हैं उसके, जो अगर वो हस्बैंड देता है या तलाक हो जाती है थ्रू जुडिशियल डिक्री, तो उस केस में हस्बैंड जो है बाउंड होता है तलाक के केस में डॉवर आपको पे करने का। ठीक है, जो आपका जो हक महर है, जिसको उर्दू में कहते हैं डॉवर। उर्दू में हक महर, वैसे डॉवर अमाउंट। फिर आगे उसकी काइंड्स है प्रॉम्प्ट डॉवर, डेफर्ड डॉवर, तो हम वो उसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने सिंपल बाइफरकेशन, अगर कोई सिंपल आपसे पूछे तो डाइवोर्स क्या है, जो हस्बैंड अगर फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ तलाक है, वो जब कोई मोड ऑफ तलाक है उसकी बेसिस पे जिसमें उसको डॉवर भी पे करना पड़ता है अगर वो तलाक दे। खुला वो है जो बीवी खुद लेगी, ठीक है, कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो मैरिज को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करना चाहती है। जनरली दोनों में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, एक होगा थ्रू डाइवोर्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ खुला होगा। तो खुला में उसको अपना डॉवर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है, और इसमें जो आप अगर ये ग्राउंड जो गिवन है सेक्शन 2 में, ऑलमोस्ट 9 to 12 ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड जो गिवन है वो खुला के ग्राउंड्स हैं। और जनरली हम कहते हैं खुला में डॉवर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका सेक्शन 5 जो है वो खुद कहता है कि इस केस में अगर इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, इसके अंदर कोई प्रोविजन जो फॉल करती है उसकी बेसिस पर अगर खुला हुई है, तो वो उस केस में डॉवर अमाउंट इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इसका सेक्शन 5 है, हम इसको पूरा पढ़ेंगे। टोटल इसमें 6 सेक्शंस है। 6 सेक्शन जो है वो रिपील हो चुका है, पीछे बच गए 5 सेक्शन। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 5 जो है वो टेक्निकल है, आपको याद रहना चाहिए। तो आज हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि आपको ये फिंगर टिप्स पे इधर ही याद हो जाए। ये नहीं कि छोटा सा सेक्शन है, लेकिन सेक्शन 2 के अंदर भी जो 9 क्लॉजेज या फिर 8 क्लॉज में आगे से सब सेक्शंस है, तो वो भी जो है वो आप लोगों को इधर ही क्लियर है। उसके लिए मैंने टेबल बनाया है, ताकि अगर आप उसको देखें साथ साथ पढ़ें तो आप उसको इजीली मेमोराइज कर सकें। आप लोगों की इतनी एफर्ट की गई है नोट्स बनाने की, इसकी बेसिस पे आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। आई ट्राई कि कोई इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट दी जाए कि छोटी सी हो, और आप लोग जो है थोड़ा सा कुछ नया भी सीख लें, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, और सब मेरी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर आप ये कहें कि यार मैं तो फेसबुक यूज़ ही नहीं करता, मैं तो बहुत ही शरीफ चीज़ हूँ, मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, स्नैपचैट का तो मुझे नाम ही नहीं पता, तो आजकल के लोग में आपको कोई लोग कमेंडेबल या अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लोग कहेंगे आप दुनिया से 10-20 साल पीछे हैं। बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, लेकिन जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, आप उसके उसमें से पॉजिटिव पर्पज़ निकाल के उसको यूज़ करें। तो जो है अभी जो यही जो स्पेशल लॉ है, बताने का मकसद, इतनी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इसमें जो सेक्शन 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 9 ग्राउंड्स बताए गए हैं, और उन ग्राउंड्स जो आगे ए बी सी या 1 2 3 होता है उसे क्लॉजेस कहते हैं। फिर आगे से उसके पार्ट हो तो सब क्लॉजेस कहते हैं, या फिर सेक्शन का पार्ट है तो सब सेक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सीखनी है। ये हमारा कंसीडर होगा लेक्चर 7, जो कि हमारी कैटेगरी आएगी डाइवोर्स और खुला की। उसमें हम ये एक्ट पढ़े हैं, जिसमें हमें जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं, बेसिकली दीज आर द ग्राउंड्स फॉर खुला प्रोवाइडेड अंडर लॉ, दैट इज अंडर DMMA, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये जनरली एब्रीवेशन भी आ जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा, छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि ये 5 पेजेस का ड्राफ्ट जो है आपको सब कुछ बता रहा है। अगर आपका इसमें से कोई सवाल आता है पेपर में तो किस तरह आप याद रखें, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट स्टैंड्स फॉर, सॉरी, DMMA स्टैंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट।
इसमें 6 सेक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट इज द रिपील्ड वन, दैट इज 6th सेक्शन। फिर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स हैं फर्स्ट। अब ये जो रेलिवेंट जजमेंट्स हैं मैं आप लोग को अलहदा से नहीं बताऊंगी अभी, मैं इसीलिए सेक्शंस जो है ये मैंने प्रोमिनेंट लिख दी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्लास बाद में ले लेंगे, बट वो क्लास लेते नहीं हैं। तो मैं अलहदा से बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने ये जजमेंट डिस्कस की है, क्योंकि यार मैं भी लॉ की डिग्री करके यहाँ पे आप लोग को लीगली गाइड करने के लिए बैठी हुई हूँ। आप लोग जिस तरह बार बार छोटी छोटी बातें या हर चीज़ पूछते हैं कि ये एक्सप्लेन कर दें, ये जजमेंट मुझे निकाल दें लॉ साइड से, तो मुझे लगता है शायद मैं यहाँ पे क्लैरिकल जॉब कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद भी थोड़े कॉम्पिटेंट बने और चीज़ों को जो है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे जो है आप फोकस करें। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखें और ऐसे सीखें कि अगर आप एक दफ़ा पढ़ें आपको उसमें से याद रहे। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स लिखी हैं। 2020 CLC 1874, 2020 MLD 1147, PLD 2020 हाई कोर्ट AJ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, AJ&K पेज 1, आखिर में पेज नंबर होता है। इसको मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, अभी जूनियर्स भी होंगे कि कैसे पढ़ा जाता है साइटेशन को, उनको भी पता हो। ये पहला ईयर होगा 2014, फिर ये YLR, ये जो है अब CSC से क्या बनता है, PLD से क्या बनता है, MLJ से क्या सॉरी PLJ से क्या बनता है, YLR से क्या बनता है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपने खुद आज गूगल करनी है, ना समझ आई फिर मैं तो यहीं पे हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट खुद गूगल करें कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन अ लीगल लैंग्वेज। और ये जो आखिर में है, फॉर एग्जांपल 1743 1147, ये पेज नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने YLR लिखा है तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाएं, अलहदा से बुक्स पढ़ी होती है, उन्होंने लिखा होता है ये PLDs का सेक्शन है, ये YLR का सेक्शन है, तो 2014 की देखेंगे। फिर उसमें लिखा होता है इधर से इधर तक पेज पार्ट 1 में, इधर से इधर तक पेज पार्ट 2 में। तो फिर आप जब जहाँ पे आपको ये पेजेस फॉल करते हैं आप वो बुक वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स थी। ऊपर वाली तीन जो है मेनली सेक्शन 2 से रिलेटेड है, और फोर्थ वन आई गेस सेक्शन 5 से रेलिवेंट है, ठीक है। अब ये जो कंटेंट्स अंडर सेक्शन है, ये जो पॉइंट है कंटेंट्स अंडर सेक्शन, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस जी मैम, मैम आ आ रही रही है। जी मैम, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट्स अंडर सेक्शन है। बेसिकली अगर आप ये 5 गौर से पढ़ लेना और अभी याद कर लें मेरे साथ साथ ही गौर करें, तो आपको अभी याद हो जाएंगे कि सिंपल इस सेक्शन में है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने टाइटल या एप्लीकेबिलिटी देखनी हो तो आप कौन सा सेक्शन देखेंगे? सेक्शन 1 देखेंगे। अगर आपने ग्राउंड्स देखने हैं जिसमें आप रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तो सेक्शन 2 को डायरेक्ट जाके देखें। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि नोटिस जो है किस, अगर हस्बैंड नहीं है उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो नोटिस किसको सर्व किया जाएगा, नोटिस के हवाले से अगर कोई क्यूरी है तो फॉरेन सेक्शन 3 पे चले जाएं DMMA के। फिर अगर इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ है, कोई भी अगर कपल है उसमें बीवी है या हस्बैंड है, अगर उसके अनदर फेथ में कन्वर्ट हो गया है, कोई ऐसे कोई प्रोपोजिशन आ गई है, तो आप लॉ के इस लॉ के कौन सा सेक्शन आपको लग रहा है रेलिवेंट है, कोई केस लॉ मिल गया तो सेक्शन कौन सा, फोर्थ सेक्शन 4 पे चले जाएं। और डॉवर देखना हो कि वेदर इफेक्ट करता है या नहीं, ये कोई स्पेशल लॉ है, इसमें कोई स्पेशल प्रोविजन है या नहीं, वो देखनी हो तो आप कहाँ पहुँच जाएं, सेक्शन 5 पे पहुँच जाएं, ठीक है। ये ओवरव्यू हो गया। अगर अब हम इसको वन बाय वन पढ़ें तो सेक्शन 1 जो है वो आपको बेसिकली बताता क्या है। पेपर में सवाल आता है कि आप इस एक्ट का एक्सटेंट बताएं, या फिर एप्लीकेबिलिटी का वर्ड यूज होता है। अब क्वेश्चन पेपर में लफ्ज यूज हो गया एप्लीकेबिलिटी का कि किधर एप्लीकेबल है, क्या इसकी जुरिस्डिक्शन है, और एक्ट में यूज होता है एक्सटेंट का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपने चीज जो है ये वर्ड याद रखना है अगर एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंशन की बात आए। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है एक्ट में कि इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल प्रोविंसेस, कैपिटल ऑफ फेडरेशन, मतलब प्रोविंसेस जो 4 हैं उन पे भी होगा और जो फेडरल कैपिटल है उस पे भी होगा। तो जनरली अगर आपसे कोई MCQ पूछे वेदर DMMA इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? खुबाब आप मुझे जवाब दें। गायब भी हो गए कोई जी और? मैम। अगर मैं पूछूं कि वेदर DMMA इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान, येस और नो, तो आप क्या कहेंगे? यस मैम।
क्यों यस, कैसे यस, व्हाट आर द रीजंस, कैसे लगा आपको? मैम सेक्शन 1 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जब आप उसका कमेंसमेंट पढ़ती हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ठीक, थैंक यू। तो यही बात है कि ये अगर आपको एमसीक्यू थोड़ा सा चेंज करके दिया है तो आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें। जनरली कहा जाता है ना, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल, लेकिन आपने उन कॉमन पीपल में नहीं रहना, आपने अपनी कॉमन सेंस को पॉजिटिवली यूज़ करना है। और ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाता है तो आपने उसमें जो है वो मेंशन करना है येस इट इज टेंस टू होल ऑफ पाकिस्तान, अगर येस और नो में है। ठीक है, ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 जो है उसमें 9 ग्राउंड्स हैं। मैं आप लोगों को इस ये जो मैंने नोट्स खुद बनाए हैं बहुत शॉर्ट, इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल एक्ट भी दिखाऊंगी, वो भी मैंने आप लोगों के लिए सेव किया है, इधर ओपन भी होगा। जो जो चीज़ें रेलिवेंट लॉ शॉज नज़र आ रहे थे मैंने सारे सर्च किए हैं, तो अगर मैं असाइनमेंट देती भी और आप किसी पीपीटी से किसी फाइल से कॉपी करते हैं मुझे ये भी पता होगा, क्योंकि आप लोग से पहले मैंने सारी रिसर्च की है। मैं अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो ये जो इन नोट से पढ़ने के बाद हम ओरिजिनल एक्ट देखेंगे, फिर बेशक आप गौर करके अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 पे अगर आ जाते हैं, 1 पे हमने एक्सटेंड और एप्लीकेबिलिटी देख ली। हारिस, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? Okay. Section 2, 9 grounds for decree for dissolution of marriage on the basis of खुला, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि बाद में मुझसे आप लोग ये मांगेंगे। तो on the basis of खुला are discussed in section 2, which means section 2 has 9 clauses या 9 subsections कह सकते हैं। अगर आगे से मतलब 9 clauses हैं। अब 8th clause जो है रोमन में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 8th clause में आगे और पार्ट्स हैं ए बी सी डी, तो हम उसको क्या कहेंगे, विच हैव फर्दर सब क्लॉजेज लाइक ए बी सी डी एटसेट्रा। ये मैंने इस लैंग्वेज में इसलिए लिखा है कि लीगल लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, किस चीज़ के सेक्शन है, किस किस चीज़ के आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, या फिर जो कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984 का, उसके जो है उसको भी आर्टिकल बोला जाता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि सीआरपीसी या सीपीसी में सेक्शन बोला जाता है, और अगर सब सेक्शन ये सब क्लॉजेज क्या बोलेंगे लीगली, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलें। तो दीज 9 क्लॉजेज आर कंसीडर्ड एज 9 ग्राउंड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, ये जनरल हो गया। अपील के बारे में क्या है, अपील अगर आप ना आपके उसमें एक शायद एमसीक्यू भी हो, जनरली अपील जो है फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो है वो नॉट अवेलेबल होती है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, except in cases falling under clause D of item number clause number 8 of section 2 के इनमें भी जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे अपील अवेलेबल नहीं है। अपील का जो राइट है, अपील हमेशा हायर फोरम में होती है, मतलब एक कोर्ट से जो हायर कोर्ट होगी ना उसमें अपील होगी, जबकि रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट में होता है, मतलब वो एक ही जिस कोर्ट में केस चल रहा है वो रिव्यू करना हो तो वो उसी में एक दफ़ा रिव्यू करेगी अगर आप कोई रिव्यू की एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन अपील हमेशा हायर फोरम में होती है। तो कह रहे हैं कि जो इस केस में जो है डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो अपील है उसके लिए नहीं अवेलेबल, एक्सेप्शन बता दी, एक्सेप्ट इन केस अगर कोई केस क्लॉज 8 के अंदर सेक्शन 2 के फॉल करता है तो उसमें जो है वो क्रूल्टी के ग्राउंड्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, ये आगे मैंने टेबल भी बनाया है, उसके अंदर फॉल करता है तब जो अपील अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का जो यहाँ पे लिखा था, इफ मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑटोमेटिकली एनल्स मैरिज। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई तो जो अगर आप सिर्फ सूट दायर कर देते हैं तो उसकी बेसिस पे जो है कोर्ट जो है उस मैरिज को डिसॉल्व कर देगी। बीवी खुद ही कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है, यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, मैं टेबल पे भी जाती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ ही देखते हैं। सेक्शन 3 में अगर हम ओवरव्यू ले लें, सेक्शन 3 मैंने आपको बताया था नोटिस का था, नोटिस टू बी सर्व टू, कि अगर हस्बैंड नहीं है तो नोटिस किसको सर्व होगा, नोटिस टू बी सर्व टू हेयर्स ऑफ हस्बैंड व्हेन हस्बैंड्स वेयर अबाउट आर अननोन। तो यहाँ पे जब मैंने अपने नोट्स बनाए, ये अपनी मैंने तैयारी के लिए, फॉर एग्जांपल आपके लेक्चर की तैयारी के लिए, आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए बनाए,
तो मैंने यहाँ पे वेयर अबाउट का मतलब लिख लिया। ऑल्दो मुझे मतलब याद था, लेकिन डिक्शनरी में क्या क्या मीनिंग बन सकते हैं, और ये जब अगर मैंने ये ड्राफ्ट आपको देना है तो फिर अगर आपको दोबारा डिक्शनरी खोल के ना रखना पड़े, मैंने यहीं पे लिख दिया वेयर अबाउट मीन्स कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हस्बैंड की आपको लोकेशन, पोजीशन, लोकेलिटी, प्लेस, कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, किधर गायब है, नहीं पता, और आपने केस करना है, केस तो तब करेंगे ना, एनोनिमस के खिलाफ केस तो नहीं होता, कोई पार्टी बनानी पड़ेगी। तो उस केस में जो है वो नोटिस टू बी सर्व टू हेयर्स ऑफ हस्बैंड। अब हेयर्स ऑफ हस्बैंड में भी उन्होंने आगे बता दिया कि किस किस को जो है वो आप नोटिस भेज सकते हैं। अगर वो रिसीव कर लेते हैं तो वो लीगल जो है माना जाएगा। कंटेंट ऑफ सेक्शन 3 इन अ सूट टू विच क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज। क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 अभी ये थर्ड में बात करें, अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर सेक्शन 2 को हमने बहुत डिटेल से 1-2 दफ़ा पढ़ना है, इसलिए मैं पहले ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि इस एक्ट में जनरली क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, किस तरह चीज़ें लिंक्ड हैं और किस तरह सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इस इन अ सूट टू विच क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज, द नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड अंडर मुस्लिम लॉ if he husband had been died on date of filing of plaint shall be stated in the plaint। कह रहे हैं कि अगर जो है आप प्लेंट फाइल की और उसकी उस वक्त जो है ऑल्दो पहले से कॉज ऑफ एक्शन एक्रू था, हम लिखते हैं ना कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट, मैंने आपको बताया पूरी स्टोरी कब कब एक्रू हुआ, एक्रू था, लेकिन ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेंट जो है उसकी डेथ हो गई, तो आप जो है जो लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड है उनका नेम और एड्रेस लिख सकते हैं ताकि आप जुडिशियल डिक्री ले लें फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है। और सर्विस ऑफ नोटिस, फिर नोटिस भी लीगल हेयर्स को भेजा जाएगा। राइट ऑफ हियरिंग इज अवॉर्डेड टू लीगल हेयर, वो बताएगा कि क्या उसको अगवा कर लिया गया है, क्या वो गायब है, वो लीगल हेयर्स जो है वो उसकी बेसिस पे, तो उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। जो नोटिस सर्व किया जाएगा फिर उनको जो है मौका भी दिया जाएगा। किस चीज़ का मौका दिया जाएगा? राइट ऑफ हियरिंग का। यहाँ पे एक जनरल सा प्रिंसिपल आप नई एक चीज़ सीख लेंगे, ऑडी ऑल्ट्रम पॉल्ट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप किसी को भी बगैर सुने सजा का मुस्तहिक नहीं कह सकते, तो हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर आपसे ये एमसीक्यू आता है कि वेदर दिस एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लीगल हेयर टू बी हर्ड, तो उसका अगर ऑप्शन येस और नो में हो तो आप कहेंगे येस। नोट क्या कहता है कि क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 जो है, यहाँ पे अब देखिए मेरे पास, मैं ऊपर सेक्शन 2 नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले ही लिख लिया कि क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 क्या है, हमें दोबारा से ऊपर जाना ना पड़े या पूरा एक्ट ना खोलना पड़े। ये चीज़ आप फुटनोट्स में भी ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग असाइनमेंट्स। तो मैं ओवरऑल आपको सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ जो है करना बता रही हूँ, तो ट्राई टू फोकस ऑन इट। Note clause 1 of section 2. If husband can't be traced, whereabouts are unknown for a period of 4 years. अगर उसके जो है वो 4 साल से वो लापता है, तो फिर आप जो है नोटिस जो है वो सर्व कर सकते हैं हस्बैंड को, सॉरी नोटिस सर्व कर सकते हैं उसके हस्बैंड की लीगल हेयर्स को, और जो उनको फिर राइट ऑफ हेयरिंग देंगे। ये इन्होंने एक्सप्लिसिटली बता दिया सेक्शन 3 की क्या कंडीशन है जिस पे ये जो है एप्लीकेबल होगा। एक आध जगह मैंने मिस्टेक की है, लेकिन मैंने उसी वक्त करेक्ट भी किया है, तो ये स्टूडेंट ये ना कहें कि आधा सुन के मैम आपने यहाँ तक बोल दिया था बस स्टॉप। तो पूरा जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बीच में एक जगह मैंने जब जैसे ही मैंने गलत बोला उसके साथ मैंने ठीक भी कर दिया खुद को। ठीक है। प्रोवाइजो जो है, फिर यहाँ पे आ गया प्रोवाइजो सेक्शन 3 का। प्रोवाइजो हमें क्या बताता है? प्रोवाइजो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आप पढ़ें तो प्रोवाइजो ऐसी जो प्रोविजन है, ये ऐसा क्लॉज आप मैम ये ऊपर क्लास 1 ऑफ सेक्शन 2 है या 3 है? सेक्शन 2 है। मैं क्या कह रही हूँ कि सेक्शन 3 जो है कब अप्लाई होगा? जब ऐसी कोई कंडीशन होगी जो बता दी गई सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में। सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड से ना, उसके क्लॉज 1 में जो बात है उसकी हद तक अगर ऐसा कोई मसला हुआ उस पे ये नोटिस वाला मसला जो है वो फॉलो होगा, ये बताना चाह रहे हैं। समझ आइए? ठीक ठीक। मैम आखिर में क्वेश्चंस, अभी फिर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मैम चलेगा। ये जी जी ठीक है, लास्ट पे पूछ लेंगे मैम। ठीक है। अब प्रोवाइजो पे जो है वो बता रहे हैं कि पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ द हस्बैंड इफ एनी शेल बी साइटेड एज पार्टी इफ दे आर नॉट द हेयर्स। लीगल हेयर्स नहीं है
तो फिर जो उसका कोई पैटर्नल अंकल या ब्रदर ऑफ हस्बैंड जो है शैल बी साइटेड एज पार्टी। अब ये वो सिचुएशन बता रहे हैं जहाँ पे इस बंदे का आपको पता ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि आप उसका इंतजार करें या ना करें, बंदा किधर गायब है। तो वो सिचुएशन है ना सेक्शन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 में। तो उसकी बेसिस में वो प्रोवाइजो जो है प्रोटेक्टिव प्रोविजन होती है। अगर आपने कोई एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, कोई लीगल है नहीं है, कोई बोर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, ब्रदर ऑफ हस्बैंड या फिर पैटर्नल अंकल को पार्टी बनाएंगे ताकि उनको पता चले कि हाँ ये जो है मैरिज को डिसॉल्व करना चाह रही है। ठीक है, और इस कंडीशन लॉ की कंडीशन के अंदर भी फॉल करती है, तो शी इज ऑथराइज्ड टू डू सो। सेक्शन 4 जो है effect of conversion to another faith. If married woman renunciate Islam or converted to another faith, shall not by itself operate to dissolve her marriage. कह रहे हैं कि अगर जो मैरिड वुमन है किसी अनदर फेथ में कन्वर्ट हो जाती है, वो इटसेल्फ जो है शैल नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट, वो ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, उससे जो है वो जुडिशियल जो है डिक्री लेनी पड़ेगी। रिनंसिएशन का मतलब क्या हो गया कि उसने एक्सप्लिसिटली या टेसिटली, टेसिट अप्रूवल जो जैसे होता, सेल्फ डिनायल, डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल जो है कि वो कह रही है कि शी रिनंसिएट्स इस्लाम और कन्वर्टेड टू एनी अदर फेथ एंड दैट शैल नॉट बी ऑटोमेटिकली ऑपरेट टू डिसॉल्व हर मैरिज। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहते हैं, आफ्टर रिनंसिएशन और कन्वर्जन वुमेन इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन एनी ग्राउंड अंडर सेक्शन 2। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ वुमेन। किस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइजो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी आपका पूरा केस इसी प्रोवाइजो की वजह से बचत हो जाती है बेल कराने के लिए भी। 497 भी पढ़े ना सीआरपीसी, तो उसमें बड़ी कंडीशंस निकल आती हैं बेल के लिए। तो इसी तरह प्रोवाइजो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोवाइजो 2 क्या कह रहा है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू, this section is not applicable to a woman who is converted to Islam from some other faith who re-embraces her former faith। जिसने कहा मैं ये बना लिया कि पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुई किसी और फेथ से, फिर जो है दोबारा उसमें फॉर्मर फेथ पे कन्वर्ट हो गई, ये सेक्शन उसको प्रोटेक्ट नहीं करता और उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सप्लिसिटली। सेक्शन 5 जो है राइट टू डॉवर से रिलेटेड है कि डॉवर जो है वो मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन प्रोविजन है, ये टेक्निकल बात पूछी भी जाती है, डॉवर इसमें अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, राइट टू डॉवर नॉट टू बी अफेक्टेड, नथिंग इन दिस एक्ट। कौन सा एक्ट, डीएमएमए, shall affect any right on wife's dower or any part thereof on dissolution of her marriage, कि इसकी बेसिस पे जो भी डिसॉल्व होगी मैरिज उसमें इसका डॉवर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम वापस जा रहे हैं सेक्शन 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 9 क्लॉजेस हैं, 9 ग्राउंड्स है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और जो 8th वन है क्रूल्टी की बेसिस में, उसके आगे फर्दर कुछ ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पे 9 ग्राउंड्स जो है वो हमने बारी बारी करके देख लिए। 9 ग्राउंड्स, वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है, एक वुमेन जो मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिड है वो इंटाइटल्ड है, शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, पहला ग्राउंड ये है जो क्लॉज 1 में है कि अगर हस्बैंड के जो है वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, उसकी लोकेशन का, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ गायब है, किसने उठा लिया, कुछ भी नहीं पता, और 4 साल हो गए हैं, तो वुमेन उस बेसिस पे जो है वो कोर्ट में जा सकती है और मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। ये एक ग्राउंड होगा। दूसरा ग्राउंड क्या हो सकता है, हस्बैंड निग्लेक्टेड और फेल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ 2 इयर्स, पिछले 2 साल से हस्बैंड ने उसको कुछ मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड की, खाना पीना घर बार नहीं प्रोवाइड करा, आगे बच्चे हैं तो उनको भी नहीं करा, जो भी वो स्टोरी बनाएंगी, लेकिन फिलहाल उसकी अपनी बात हो रही है कि अगर वो निग्लेक्ट कर रहा है, फेल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ 2 इयर्स, तब जो है वो कर सकती है। इनमें से कोई भी एक ग्राउंड हो, ये नहीं है कि 9 के 9 साथ चाहिए होंगे, कोई भी एक ग्राउंड होगा, आप अपनी प्लेंट में लिखेंगे और कोर्ट के सामने लेके जाएंगे। If husband sentenced to imprisonment for 7 years, ये 1.7 years नहीं है, 0.1 था, 7 years और more than 7 years, 7 साल तक या उससे भी ज़्यादा के लिए अगर वो इम्प्रिजनमेंट की उसको सज़ा दी गई है किसी जुर्म में, और मैं अब पीछे बीवी चाहती है कि मैं मैरिज डिसॉल्व करूँ, मैं उसके लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती, तो ये भी एक ग्राउंड है मैरिज डिसॉल्व करने का। अगर हस्बैंड फेल हो जाता है मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल, विदाउट अ रीजनेबल कॉज, वो मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी नहीं करता, कोई भी जो भी उसकी खुद अपनी रीज़न है, मेडिकल रीज़न है, लेकिन
जो है बीवी चाहती है कि मैं इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, मैं जो है अलहदा जो मैं मैरिज डिसॉल्व करना चाहती हूँ, तो ये इसको एक ग्राउंड जो है लॉ प्रोटेक्ट करता है। अगर हस्बैंड इम्पॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू डू सो, तो उसकी बेसिस पे भी जो है ये एक ग्राउंड है कि आप मैरिज डिसॉल्व कर सकें। अगला ग्राउंड क्या है? हस्बैंड हैज़ बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, जो कि एक डिजीज़ है, और अ विरुलेंट वेनरल डिजीज़। अगर उसको कोई भी ऐसी डिजीज़ है पिछले 2 सालों से और वो जो है वो साउंड माइंड या सेन एक्ट नहीं करता, तो जो है उसकी बेसिस पे भी जो है वो फीमेल जा सकती है कि मेरा इसके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है, इसको ये बीमारी है या कोई ये मसला है, मैं इस साथ नहीं रहना चाहती, तो उसकी बेसिस पे भी कोर्ट पे जा सकती है और मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। एक अगला ग्राउंड क्या है? व्हेन शी वाज मैरिड बाय हर फादर या गार्डियन, वो जो है उसके फादर या गार्डियन ने उसकी शादी कराई 16 साल से पहले। अब वो चाहती है जब शी रिपुडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 18 years, तो जो है उसकी बेसिस पे जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री सीख कर सकती है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि कंडीशन ये होगी कि मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड या कोई लियान का जो है कॉन्सेप्ट हो। ये ओरिजिनल जो एक्ट है उसमें से हम डिस्कस करेंगे। लियान के लिए मैंने एक जो इस्लामिक बुक है कि लियान जो है, ये सर कल पढ़ाएंगे जब ना, तो उस वक्त डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी समझने के लिए उर्दू में लिखा हुआ था, तो जो एक इस्लामिक बुक थी, रेफरेंस भी मैंने ऐड कर दी, अगर आप खुद क्रॉस चेक करना चाहें तो मैं इसके बाद वो भी आपको दिखा दूंगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है लियान का। इफ हस्बैंड जी मैम, शरिया में इफ अगला ग्राउंड है, इफ हस्बैंड ट्रीट्स हिज वाइफ विद क्रूलिटी। ये जो ग्राउंड्स है जनरली 8th ग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके आगे सब ग्राउंड्स हैं, इसलिए मैंने इसका एक और टेबल ये आपको नज़र आ रहा होगा बना दिया है। तो क्रूलिटी का ग्राउंड है जो उन्होंने अगर 8th पॉइंट सब क्लॉज 8th में अगर है सेक्शन 2 के, तो उसमें अगर कोई ग्राउंड के अंदर फॉल करता है, उस कंडीशन में फॉल करता है, तो तब आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री जो है कर सकते हैं। और या फिर कोई, अब 9th पॉइंट है कि कोई भी ऐसा वैलिड ग्राउंड जो उससे रिलेटेड हो, लिंक्ड हो, एग्जैक्ट वर्डिंग बेशक इसमें यूज नहीं हुई थी, लेकिन वो इससे लिंक्ड है, तो उसकी बेसिस पे भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। अब जो क्रूलिटी के ग्राउंड्स हैं, 9 हमें जनरल बता दिए, 8th वाला जो ग्राउंड था उसमें आगे हमें 6 बातें और बता दी। 9 + 6 कितनी हो गई? 15 जो है, वैसे ही हमें रेमेडीज बता दी कि कहाँ कितनी जगह ये जो एक्ट है एप्लीकेबल हो सकता है। एक्ट्स ऑफ क्रूलिटी में क्या क्या है? इट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ DMMA कि अगर वो हैबिचुअली असॉल्ट करता है बीवी को, असॉल्ट मतलब थ्रेट करना, मारने का, तो जो है अगर वो हैबिचुअल, मतलब एक होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, यहाँ पे हैबिचुअली असॉल्ट करता है वाइफ को और उसकी लाइफ उसने मिजरेबल बना दी है बाय क्रूअल कंडक्ट, उसको मारता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, और इस इवन इफ इट इज नॉट फिजिकल इल ट्रीटमेंट, फिजिकली बेशक नहीं मारता लेकिन उससे लैंग्वेज ऐसी यूज करता है जिसको उसको मेंटल टॉर्चर या एग्नी होता है, तो उसकी बेसिस पे वो भी एक्ट ऑफ क्रूलिटी के अंदर फॉल करेगा। और जो है उसकी बेसिस पे उसको जो है मैरिज की जो डिग्री है वो ले सकती है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे अगर आप में से कोई स्टूडेंट खुबाब, कैन यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी प्रेजेंट हैं 39 है, मुझे अटेंडेंस के लिए चाहिए होंगे क्योंकि मैं इसको खुद देख रही हूँ और हमारे पास ऑलमोस्ट ओके 3.5 मैं मिनट। ले लेता ठीक है, अब हमारे पास सेकंड हूँ। ग्राउंड है इसमें, एसोसिएशन विद इवल रिप्यूट वुमेन। अगर उसका जो है खराब ताल्लुकात हैं या खराब जो इवल रिप्यूट की जो वुमेन्स हैं, मतलब बाहर की औरतें या फिर जो इस तरह के काम करती हैं, समझ आपको आ रही होगी, नहीं समझ आती फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर उनसे एसोसिएशन है और वो एक इमोरल इनफेमस लाइफ जिसकी वजह से वो माशरे में जो है या मोहल्ले वाले उसको बुरा भला कहते हैं, बीवी को फेस करना पड़ता है, तो वो भी एक्ट ऑफ क्रूलिटी में आएगा, उसकी बेसिस पे भी उससे खुला जो जो खुला ले सकती है और मैरिज डिसॉल्व कर सकती है, और उसकी बेसिस इस कंडीशन में उसका डॉवर भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर जो सीज है, पॉइंट सी या सब क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2, कि अगर ही अटेम्प्ट्स टू फोर्स वाइफ टू लीड एन इमोरल लाइफ, या अपनी बीवी को फोर्स करता है कि तुम
गलत ताल्लुकात कायम करो किसी से, या उसके लिए कोई गलत काम करो, इमोरल लाइफ गुजारो, तो उस बेसिस पे भी बीवी उससे अलहदा हो सकती है। डी है, इफ हस्बैंड डिस्पोजेस ऑफ वाइफ्स प्रॉपर्टी और एंड प्रिवेंट्स हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स ओवर इट, अगर वो बीवी की जो प्रॉपर्टी है वो बेच देता है विदाउट कॉन्सेंट, या उसे लीगल राइट जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देता, तो इसकी बेसिस पे भी ये क्रूलिटी के ग्राउंड के अंदर आएगा और ये उसके साथ जुल्म और ज्यादती होगी, और इस वजह से इस ग्राउंड पे भी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। इफ हस्बैंड हिंडर्स ऑब्स्टेक्ट टू हिज वाइफ टू परफॉर्म रिलीजियस प्रोफेशन, वो उसको अपनी मतलब जो रिलीजन है, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम लॉ के अंडर अगर शादी हुई है उस पर ये लॉ एप्लीकेबल है, वो उसको जो है अपने जो रिलीजियस अकॉर्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को नमाज नहीं पढ़ने देता, या कोई और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करने देता, जो ये इस्लाम की बात हो रही है, क्योंकि ये एक्ट मुस्लिम्स पे ही जो है वो एप्लीकेबल है, इसके शुरू में लिखा हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में भी वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। फिर आखिरी जो ग्राउंड है इस हमारे जो आज सेक्शन 2 का जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इफ ही हैज़ मोर देन वन वाइफ, और वो इक्विटेबली जो है उनको ट्रीट नहीं करता, एंड डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डेंस विद कुरानिक इंजंक्शन, कुरान के बताए हुए जो है उसके मुताबिक उनको ट्रीट नहीं करता, तो इस बेसिस पे जो है ये मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो है जुडिशियल डिग्री ली जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ये समझी जाएगी। यहाँ पे हमारा जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कंप्लीट होता है, इसकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, ये लास्ट मिनट चल रहा है, दोबारा आप लोगों ने इसी से ज्वाइन करना है, फिर हम इसको थोड़ा सा और इसका ओरिजिनल एक्ट जो है गूगल पे पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगी, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो जाएगी, तो फिर ये एक अलहदा पार्ट बन जाएगा और इसको मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।